हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो अंक के प्रश्न जो आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाला हूं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको दो अंक के बता रहा हूं, तो ए बी सी सेट तीनों सेटों के लिए, ए सेट, बी सेट, सी सेट, तीनों सेटों का प्रश्न मैं एक में ही मर्ज करके दे रहा हूँ। तो ए बी सी सेट के लिए जो दो अंक के प्रश्न आएगा, उसके लिए आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। देखो, दो अंक के प्रश्न मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न दे रहा हूँ, तो अध्याय दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो, ये जो है, ठीक है, ये देखो, ये प्रश्न है, सिंक क्षमता से क्या आशा है। उत्तर क्या लिखोगे? पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। दूसरा है, एल्डोसल्फान क्या है। उत्तर क्या लिखोगे? एल्डोसल्फान एक रासायनिक और जानलेवा कीटनाशक है। सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। उत्तर क्या लिखोगे? देश में उद्योग धंधे, कारखाने और घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मृदा के नवीनीकरण से क्या आशा है। मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीनीकरण करती है। इसमें पत्तों के सड़ने, जीव जंतुओं की सड़ी गली हड्डियों के मिलने से ह्यूमस का निर्माण होता रहता है तथा मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता बनी रहती है। इसी प्रकार मृदा का नवीनीकरण होता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन उपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, चारा। संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर क्या लिखोगे? प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होते हैं। संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कोई दो उपाय लिखिए, ठीक है। ये 3 नंबर के प्रश्न है, फिलहाल आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। तो या तो ये परिभाषा पूछेगा या तो सिर्फ उपाय पूछेगा, है ना। तो परिभाषा भी आप देख सकते हो, उपाय भी देख सकते हो। चलो, सारे प्रश्नों का उत्तर अगर मैं पढ़ के दूंगा तो टाइम वेस्ट होते जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रश्न भी है और इनका उत्तर लगा हुआ है ना। अगला देखो, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? किन्हीं दो नवीनीकरण संसाधनों के नाम लिखिए। सरल प्रश्न है। नवीनीकरण संसाधन क्या क्या है भाई? ये है ना, इसी को प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है अपने आप नवीनीकरण होते रहता है। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन किसे कहते हैं? मछली, लकड़ी, ये सब चीज क्या है? जैविक संसाधन है ना। इसके बाद अजैविक संसाधन देखो, भूमि, जल, जिसमें जीवन ना हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? अजैविक कह देंगे। शुद्धिकरण क्षमता क्या है? शुद्धिकरण क्षमता के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण को शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित कर सकती है। इसी को हम शुद्धिकरण क्षमता कहते हैं। अगला देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प हो सकता है। भाई हो सकता है क्या है? वर्तमान में कुछ जगह विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा थोरियम और यूरेनियम से भी प्राप्त किया जा सकता है। मानव इतिहास की महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी है? तो देख सकते हो, है ना, कौन सी क्रांति है? क्या है? क्रांति औद्योगिक क्रांति थी और आज से 250 वर्ष प्रारंभ हुई है ना। आगे देखो, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये तो आप लोगों को पता होगा, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या है ना। अगला देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत वन क्षेत्र बहुत कम है? ये प्रश्न, और इसका एक और प्रश्न देखो, मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न है। बस इतने प्रश्नों को आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगला अध्याय दिखा देता हूँ। जो अगला अध्याय है वो आपका ये भूमि संसाधन वाला अध्याय है ना। 2 अंक के प्रश्न आएंगे, तो कौन कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। भूमि संसाधन, भूमि संसाधन में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ ही प्रश्नों को देंगे। सरल है सभी प्रश्न। देखो, भारत की अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। मिट्टी पूछेगा तो लैटराइट बताना है। किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो ये है नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी।
है ना। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती उसे क्या कहते हैं, उसे ऊपरी परत कहते हैं ना। बस ये 3-4 प्रश्न है। कृषि भूमि कम होने के, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है। बंजर भूमि वाला है ना, तो इससे मैं प्रश्न आपको नहीं दे रहा हूँ, ये सरल प्रश्न है। हो सकता है एक आध प्रश्न इससे आ जाए, पर इस अध्याय से नहीं के बतौर है। अगला मैं आपको बता देता हूँ जहां से प्रश्न आने वाले हैं उससे। तो आपको कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है वो मैं बता दे। देखो, एक तो ये है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, एक नंबर में आ सकता है ये। सरकार द्वारा बिजली की सुविधा किस लिए प्रदान की जाती है, किस लिए प्रदान की जाती है भाई, तो ये सार्वजनिक सुविधा के रूप में बिजली की सुविधा प्रदान की जाए। सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधा के रूप में बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, तो प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र राज्य है ना, महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पे संख्या भी बता दिया है। अगला प्रश्न है विकास को मापने के 2 संकेतों के नाम लिखिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे स्पष्ट दिखाई देगा ना। तो देखो, विकास को मापने के संकेत है ना, आय, प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय मासिक, ये सब चीज है। यहाँ पे उत्तर लगा है सबका उत्तर मैं नहीं बता सकता, बहुत सारे प्रश्न है ना। जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाता है या दर्शाती है, ठीक है, इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा है। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा उत्तर मिल जाएगा ना। साक्षरता दर क्या क्या दर्शाती है, देख सकते हो, ठीक है, पढ़ लेना। आपके विचार में विकास क्या है, तो आपके विचार में विकास क्या है भाई, ये भी देख लो, है ना। दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य है। सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ बताइए। उपभोग व्यय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है। और अगला है ये शिशु नहीं, इसको छोड़ दो, बस 9-10 प्रश्न इसमें रहेगा इंपॉर्टेंट, बस इतना प्रश्न इसमें देखना है। और अभी जो मैं आपको अध्याय बताऊं ना, वो अध्याय है आपका ये विकास की समझ, है ना, विकास की समझ से मैंने बताया था, ठीक है। अब अगला अध्याय मैं बताता हूं। देखो, अगला अध्याय है आपका कृषि, कृषि से भी आएगा, है ना। तो कृषि अध्याय से मैं डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर भी दे रहा हूँ, तो प्रश्नों के उत्तर है, तो आपको अलग से अध्याय में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जायद फसल के बारे में मैंने बताया था ना, दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक में जायद है, खरीफ है ना, ये सारे रबी खरीफ जायद के बारे में बताया था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। नीरा बोया गया क्षेत्र से क्या आशय है। सन 1950-51 किन साधनों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ये प्रश्न है। उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपके आसपास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध है। देखो, आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न ज्यादातर आते हैं, हरित क्रांति वाला, ठीक है। ठंड के मौसम में कौन सी फसलें पैदा की जाती है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें पैदा की जाती है, ठीक है। रबी खरीफ आप लोग जानते हो ना, ये मौसम अगर बदल देगा ना तो आपको समझ जाना चाहिए। वर्षा ऋतु कह रहा है मतलब खरीफ आने वाला है, खरीफ है ना। ठंड का मौसम कह रहा है तो रबी फसल है, तो रबी ठंड मौसम के हिसाब से आप लोगों को समझ जाना है, ठीक है। गर्मी के समय मतलब ये जायद है, ठीक है, जायद फसल। आपके आसपास कौन कौन सी फसलें एक से अधिक मौसम में उगाई जाती है, ये प्रश्न है। और जैव प्रौद्योगिकी क्या है। फसल चक्र किसे कहते हैं, है ना, फसल चक्र के बारे में आपको पता है कि नहीं, फसल चक्र किसे कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है। नलकूप है सिंचाई के लिए, है ना, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगला है ये तिलहन वाला, ठीक है, ये देख लो, तिलहन से क्या अभिप्राय है। इसके आने के चांसेस कम है, इसको छोड़ दो, चलो इतना प्रश्न काफी है। इसके बाद मैं आपको अगला अध्याय बता देता हूँ। देखो, अगला जो अध्याय है ये है 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी वाला, है ना। यहाँ पे मैं अध्याय तो बता रहा हूँ लेकिन प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ, तो अलग से आपको अध्याय देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बाहर से ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 2 नंबर वाले में मिल रहा है। देखो, जर्मनी में हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई, तो कौन सी पार्टी भाई, ये प्रश्न 1 नंबर में आते रहता है, याद रखना, 1 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है ना। ये हो गया। मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई, ठीक है, कौन सी पार्टी है भाई। मुसोलिनी की बात करेगा तो आपको ये लेना है, और हिटलर की बात करेगा तो ये लेना है।
इसके बाद अब आते हैं 2-2 अंक के प्रश्न में। म्यूनिक समझौता कब और किसके बीच हुआ, है ना, देख लो, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली उटली लिखा है ना, जर्मनी के बीच हुआ, क्या बताना है कब, सन, ये सन आपको दे देना है। फांसीवाद या नाजीवाद की 2 समानताएं लिखिए, ठीक है, 2 समानताएं बताना है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। फांसीवाद से क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसका उत्तर लगा हुआ है, इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कम से कम 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 25 शब्दों से ऊपर आपको लिखना है और अधिक से अधिक 30 शब्द, उससे ज्यादा आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसे छोटा कर लेना, ठीक है। अगर ये पूरा याद हो जाएगा तो पूरा लिख सकते हो। महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का क्या विचार था, ठीक है, ये प्रश्न देख लो, ये बड़ा प्रश्न है, हालांकि 3 नंबर वाला, लेकिन 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया, इसका भी उत्तर देख सकते हो, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया था ना, तो ये पूरा बताना है, इसी कारण उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि बहुत तबाही हो रहा था ना। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, इसके बारे में जितना जानते हो। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद से आप क्या अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देखते हैं, ये हो गया। और देखो इसका बाद क्या है, हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। हिटलर की विदेश नीति की 2 उद्देश्य ये रहा, ठीक है, दोनों उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 3 उद्देश्य लिखिए, तो ये 3 उद्देश्य हैं। इसके बाद देखो, संगठित मजदूर आंदोलन के प्रति फांसीवाद का क्या रवैया था, ये प्रश्न। फांसीवादी दल लोकतंत्र की जगह क्या लाना चाहते थे, ये प्रश्न, ठीक है, इसका भी उत्तर लगा, सबको उत्तर लगा हुआ है। और इसके बाद बस इतना ही रखते हैं इसमें, उसके बाद बाकी प्रश्नों को छोड़ दो, बाकी प्रश्न बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े नहीं आएगा, छोटे छोटे ही आएगा, इतना काफी है। देखो अध्याय का नाम है मुद्रा एवं साख, है ना, यहाँ से 2 अंक के प्रश्न आएगा। तो मुद्रा एवं साख के प्रश्न बहुत सरल सरल है। देखो क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जिन लोगों का बैंक में खाता है ना, उन लोगों को पता होगा। हाँ, क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेते, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी लेना, ठीक है, उधार में आप शॉपिंग कर सकते हो, वो क्रेडिट कार्ड कहलाता है। आप इतना भी लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं, तो जमा होने वाला सिर्फ 4 खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों खाता है, एक बचत खाता है, जो आप लोग बैंक में खाता खुलवा के रखे ना, वो बचत खाता है, ठीक है। एक होता है चालू खाता, चालू खाता में कम, मतलब चालू खाता होता है, चलो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक होता है स्थायी जमा खाता, ठीक है, गणित में आप लोग उसे सावधि जमा खाता कहते हो ना, और एक होता है आवर्ती जमा खाता, 4 खाते होते हैं। 3 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वर्तमान में तो है ही ना, क्या है भाई, वर्तमान में हम मोबाइल से पेमेंट करते हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, मुद्रा किसे कहते हैं, साख से क्या आशय है ना। 6वां प्रश्न देखो, स्वप्ना का ऋण बड़ी रकम कैसे बन जाता है। और इसके बाद है मुद्रा का निर्गम कैसे होता है, ये सरल प्रश्न है, बहुत सरल सरल। सिक्कों के प्रचलन के पूर्व में व्यापार कैसे होता था। नगद रहित खरीदी किस प्रकार की जा सकती है। बाजार से क्या आशा है। चालू खाता किसे कहते हैं, और ये अंतिम आपका चेक क्या है, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा है, बस इतना ही प्रश्न इसमें पढ़ना है। ये इतना सरल प्रश्न है कि इसको पढ़ोगे ना तो ये पूरा का पूरा बैंक से संबंधित है, और आपके पास बैंक में खाता तो है, तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा शब्द जो है साहित्यिक शब्दों का उपयोग कर दिया है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अगला अध्याय, ये जो है ना खनिज और औद्योगिक से भी 2 अंक के प्रश्न आएंगे। तो 2 अंक के कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब सरल सरल अध्याय, बहुत सरल सरल प्रश्न भी है। देखो एक तो है कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है। देख लो एक शब्द में आप क्या लिख सकते हो, लौह अयस्क, है ना। ये एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई नीलामी का अर्थ बताइए कह रहा है, क्या होता है भाई, यहाँ पे देख लो, पढ़े ना, कंप्यूटर के माध्यम से जो नीलामी होता है उसी कहते हैं। 1 नंबर वाला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखो कोयला समाप्य संसाधन है ना। इसके बाद है अगर बैंक
नहीं होते तो पूंजी किस तरह उपलब्ध हो पाती। ठीक है, ये प्रश्न है। क्या किसी जगह जमीन से गड़ा मिला आभूषणों का जखीरा खनिज है? तो ये नहीं लेना है ना, खनिज अलग होता है। कोई भी चीज जमीन से पाओगे जैसे लोहा लक्कड़, ये सब खनिज नहीं कहलाता है, याद रखना। खनिज एक प्रकार का बहुत नीचे से प्राप्त होता है, बहुत नीचे से। जो पहले से शुद्ध रूप में उसे हम खनिज नहीं कहते हैं, हमेशा अशुद्ध रूप में पाया जाता है, उससे हमें शुद्ध करके निकालना होता है, उसे हम खनिज कहते हैं, याद रखना। 2 धात्विक खनिजों के नाम बताइए। देख सकते हो, लोहा तांबा है ना। खनिज किसे कहते हैं? ये तो आसान है, जमीन से खोद के निकाले गए चीजों को खनिज कहते हैं, जिसमें जो असिद्ध रूप में हो, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो, है ना। इसके बाद ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? क्या भूजल खनिज है? बिल्कुल खनिज है, भूजल खनिज आएगा ना। जो हम नल का पानी पीते हैं वो खनिज ही पानी है, वो शुद्ध रूप में होता है। मतलब उसे पानी बस एकमात्र ऐसा जो हमें मतलब उसे हम फिल्टर नहीं करते हैं ना। इसके बाद देखो, क्या नदी तट की रेत खनिज है? बिल्कुल खनिज है। ठीक है, प्राकृतिक खनिज में आता है, नदी के रेत के तट जो है, तट में पाए जाने वाले मतलब रेत है। शेयर किसे कहते हैं? शेयर भी बहुत सरल प्रश्न है, किसी से हिस्सेदारी प्राप्त करना ही शेयर कहलाता है। खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देख सकते हो ना। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स खरीदारी का जो लेन देन होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। और एटीएम के माध्यम से, ना, जो कार्ड होता है स्वाइप के माध्यम से लेते हैं, वो होता है। और ये अंतिम प्रश्न है, औद्योगिक प्रदेश से क्या आशा है? ठीक है, ये अंतिम प्रश्न इस अध्याय का। इसके बाद अगला जो अध्याय हमें देखना है, देखो इस अध्याय को, ये जो अध्याय है सरकारी बजट और कर निर्धारण दिया हुआ है ना, ये इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, इससे जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अंदर से आएगा। फिर भी मैं कुछ प्रश्न आपको दे देता हूँ। देखो, एक तो ये है, आप कर लेने की उचित विधि, मतलब आयकर लेने की उचित विधि क्या है, ये प्रश्न है। दूसरा देखो, क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित होगा? ठीक है, यहाँ पे पूरा उत्तर बताया है ना। सरकार के ऐसे कौन से कार्य जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये है। इसके अलावा ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये दोनों देख सकते हो ना। सर्वाधिक व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि क्यों की जाती है? और सरकार के किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? छोटे छोटे प्रश्न हैं। और ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्या, ये 2 नंबर वाला है ना, आयकर और उत्पाद शुल्क में अंतर 2 नंबर में आ सकता है। ये देख लेते हैं, और थोड़ी है, नहीं है, बस इतना ही प्रश्न इसमें है। देखो, अगला अध्याय आपको देखना है, ये वाला, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध, है ना। ये बहुत सरल अध्याय है, बहुत सरल, इसमें भी प्रश्न बहुत सरल है। देख सकते हो, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, है ना। शीत युद्ध क्या होता है भाई? देखो, शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण एवं परस्पर आशंकापूर्ण था। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है, पर वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। साम्राज्यवाद, ठीक है, इसका उत्तर भी देख सकते हो, यहाँ पे है ना। इसके बाद है नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इनको पढ़ना है ना, अच्छे से तैयार कर लेना। उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन से राष्ट्र थे? और इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? इंडोनेशिया में सन 1998 तक लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाया? इसके बाद है उपनिवेश, इसको छोड़ दो, इसको देखो, उपनिवेशी शासन भारत में कब समाप्त हुआ? द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? ये 1 नंबर में पूछा जाता है ना, तो क्या बोलना है आपको? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, और बहुत सारे द्वीप है, इसके अंदर आता है इंडोनेशिया के, इसलिए इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता
की घोषणा कब की गई, देख सकते हो सन, है ना। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, 1942, मतलब हमारे देश से पहले आजाद हो गया था इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कौन कौन से थे। शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ, दो गुट पूछ रहा है, तो एक कौन सा है, एक गुट का नेता अमेरिका, दूसरा गुट का सोवियत संघ, है ना, जो सोवियत संघ हम लोग कह देते हैं। ठीक है, आगे देखो, किस घटना से शीत युद्ध की समाप्ति हुई, किस घटना से हो गई, तो ये देखो छोटे छोटे उत्तर, दो दो अंक के प्रश्न है, बहुत आसानी से आप लोगों से ये याद हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला है, उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशीकरण क्या है, ये अंतिम प्रश्न है। बस इतने प्रश्नों को आपको देखना है। तो अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताया है ये सब दो दो अंक के प्रश्न है, तो दो दो अंक के प्रश्न के लिए आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है।